नमस्कार दोस्तों, मैं उसमें चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाया जाता है और एसआईपी कैसे करी जाती है, म्यूचुअल फंड्स के कितने प्रकार होते हैं, सीएजीआर क्या है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, म्यूचुअल फंड्स के बेसिक क्या हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, फंड रेटिंग जो ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, डबल ए प्लस की रेटिंग्स दी होती है एजेंसीज ने, वो क्या चीज़ है, एक्सपेंस रेशियो क्या चीज़ है, इन्फ्लेशन क्या है, मतलब ऑल ओवर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ होती है। तो चलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जहाँ एक पर्टिकुलर इंसान, जैसे एक बंदा एक फंड मैनेजर को पैसे देता है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, वो एसआईपी के जरिए या लमसम कैसे भी अमाउंट दे सकता है फंड मैनेजर को। वो एक फंड मैनेजर होता है, वो एक्सपर्ट बंदा होता है फंड मैनेजर। वो आपके पैसे को आगे शेयर बाज़ार में लगाता है, इक्विटी फंड में। देखिए, म्यूचुअल फंड के बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं, डेट फंड हो गए, हाइब्रिड फंड हो गए, ईटीएफ हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, नॉर्मल म्यूचुअल फंड हो गए, लार्ज कैप हो गए, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप फंड हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के प्रकार टाइप होते हैं। तो जिस प्रकार का फंड आपने मतलब परचेज़ किया होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसी टाइप में मतलब फंड मैनेजर आपके पैसे को बाज़ार में लगवाएगा। जैसे इक्विटी फंड लिए होंगे तो शेयर मार्केट में लगाएगा, डेट फंड लिए होंगे तो जैसे डेट फंड में आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर हो गए, और भी ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, जिसमें से मतलब उसमें से रिस्क कम होता है। चलिए, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, जो डेट फंड हो गए आपके। फिलहाल हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे थे कि क्या होता है। तो दोस्तों, एक फ़ंड मैनेजर होता है जो आपका पैसा इक्विटी में लगाता है और वो आपके पैसे को मैनेज करता है दोस्तों। तो चलिए, म्यूचुअल फंड्स के, ये तो आप समझ गए कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। एक फ़ंड मैनेजर आपके सभी से पैसा लेके पैसा लगाता है एक शेयर मार्केट में या इक्विटी में या डेट में, जिस प्रकार का भी फंड आपने परचेज़ किया हो, ले रखा हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के जैसे आपने परचेज़ किया तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है। तो दोस्तों, उसके बदले में आपको एनएवी मिलती है, नेट एसेट वैल्यू। एनएवी का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे आप शेयर बाज़ार में शेयर खरीदने के लिए पैसे देते हैं तो आपके डीमैट में स्टॉक्स आते हैं, तो वैसे ही आपके डीमैट में एनएवी आती है, जो नेट एनएवी होती है दोस्तों आपकी नेट एसेट वैल्यू। अब नेट एसेट वैल्यू होती है दोस्तों, जैसे ही मतलब आपने 1000 रुपये दिया है, तो अगर 100 रुपये पर नेट एसेट वैल्यू की कीमत चली हुई है, एनएवी की वैल्यू चली हुई है, तो आपको 1000 रुपये की 10 एनएवी मिलेंगी। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा, मार्केट नीचे जाएगी तो आपका लॉस होगा। तो ये होता है दोस्तों एनएवी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप कितने हैं, म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, लार्ज कैप फंड्स हो गए, मिड कैप फंड हो गए, स्मॉल कैप फंड हो गए, हाइब्रिड फंड हो गए, डेट फंड हो गए, इक्विटी फंड्स हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, और भी एक दो प्रकार के शायद होते हैं। अगर मुझे मतलब सॉरी दोस्तों अगर मेरे से कोई छूट गया हो, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हम डेट फंड के बारे में पहले बात कर रहे थे। बाकी तो मैंने फंड आपको सारे समझा दिए। इक्विटी फंड मैंने आपको समझा दिया कि इक्विटी फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड, जैसे इंडेक्स हमारा निफ्टी 50 का हो गया, मिड कैप निफ्टी 50 का हो गया, मिड मिड कैप हो गया, जैसे मतलब इंडेक्स के फंड, उसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। तो डेट फंड का मैं आपको समझाता हूँ। डेट फंड क्या होते हैं दोस्तों। डेट फंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल और कॉरपोरेट डिवेंचर में गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल और डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं डेट फंड। तो इसमें से मतलब आपको रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा और इसमें से आपको एक मतलब कंसिस्टेंसी से हर साल रिटर्न मिलेंगे, 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा, जो 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 आपका एफडी में चला हुआ है। तो दोस्तों मतलब इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। और नेक्स्ट आ गया आपका हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड फंड में ऐसा होता है कि डेट प्लस इक्विटी, इस डेट फंड हाँ प्लस इक्विटी, इसमें दोनों के मिक्स होते हैं, दोनों फंड मिक्स होते हैं, डेट प्लस इक्विटी। तो इसमें आपका अगर हाइब्रिड फंड आप परचेज़ करते हैं तो इसमें आपका पैसा 60% हो सकता है डेट फंड में जाए और 40% हो सकता है इक्विटी फंड में जाए। तो मतलब ये दो प्रकार के होते हैं, डेट प्लस इक्विटी। तो हाइब्रिड फंड इसको बोलते हैं, मिक्स होता है ये। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स क्या होती है। जैसे ट्रिपल ए की रेटिंग हो गई, डबल ए हो गया, ए हो गया, ट्रिपल बी हो गया। तो ये स्टार की जो रेटिंग होती है दोस्तों, ये दी जाती है एजेंसियों के द्वारा, जो एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, या
इन एजेंसियों के द्वारा दोस्तों ये फाइनेंशियल की रेटिंग दी जाती है, जो रेटिंग्स अगर आप मान के चलोगे, जो इनकी कंसिस्टेंसी देखती है, इनकी मूवमेंट देखती है, इनके पिछले 5 से 10 सालों का रिटर्न्स देखती है कि किस तरह का इन्होंने भी मार्केट में बिहेव करा है, किस तरह की मूवमेंट हुई है और किस तरह ये फंड ग्रो हुआ है। तो उस हिसाब से इनको रेटिंग्स दी जाती हैं मार्केट में। अगर ज़्यादा ही म्यूचुअल फंड अगर आपका ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं, ज़्यादा पैसा उसमें मतलब इन्वेस्टर्स का गया भी नहीं है, तो उसको AAA 5 स्टार फंड्स की रेटिंग दी जाती है। AA+ 4 स्टार फंड होते हैं जिसमें थोड़ा रिस्क होता है, तो AAA में ज़रा भी रिस्क नहीं होता है दोस्तों, उनको बिल्कुल ही सेफ माना जाता है। और जो सिंगल ए होता है वो 3 स्टार म्यूचुअल फंड होता है, उसमें मॉडरेट सा रिस्क माना जाता है दोस्तों। BBB 2 स्टार फंड हाई रिस्क और लो ग्रोथ वाले होते हैं, लो स्टेबिलिटी वाले होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर BBB मतलब म्यूचुअल फंड बिल्कुल ही ख़राब है, क्योंकि हो सकता है मार्केट मिड कैप मतलब मिड कैप या स्मॉल कैप को भी हम BBB मान सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अगर मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, तो अगर मार्केट अच्छी कंसिस्टेंसी से एक साल पूरा अच्छा कंसिस्टेंसी से बढ़ती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप वाले अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं। लेकिन इनमें रिस्क भी उतना ही होता है, अगर मार्केट गिरती है तो कम से कम 15 से 20% तक कैपिटल आपकी इसमें जा भी सकती है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की, कि एक्सपेंस रेशियो क्या चीज़ होती है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो होती है एक म्यूचुअल फंड की कॉस्ट होती है, जो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो हमारे ही रिटर्न से एक्सपेंस रेशियो का जो भी उसका खर्चा होता है वो हमारे ही फंड से उसके एक्सपेंस रेशियो को पैसा डिडक्ट कर लेता है उसका, और उसका हमें पता भी तक नहीं लगता कि ये मतलब पैसा हमारे फंड से डिडक्ट भी हुआ है। तो एक बहुत ही छोटी सी मतलब रकम होती है जिसको हम मान के चल सकते हैं 0.10% से 2% तक की एक्सपेंस रेशियो होती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इन्फ्लेशन और रिटर्न्स के बारे में, कि इन्फ्लेशन आपके रिटर्न्स को कैसे, आपके रिटर्न्स पर कैसे इफेक्ट डालती है, इन्फ्लेशन आपके रिटर्न्स को कैसे कम करती है, इन्फ्लेशन पैसे की वैल्यू को कैसे कम करती है। तो दोस्तों आपको पता है हर साल हमारे इंडिया में 5 से 6% के महंगाई का रेट रहता है। तो 5 से 6% का अगर महंगाई का रेट रहता है तो 1 रुपये की वैल्यू आप मान के चलिए कि 94 पैसे या 95 पैसे, इतनी ही 1 रुपये की वैल्यू रह जाती है। तो क्योंकि 6% हर साल महंगाई का रेट रहता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी आप मान के चल लो कि आज से 10 से 15 सालों बाद कितनी रह जाएगी। तो हम मतलब लमसम में कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप 15 से 20 सालों में 1 से 1.5 करोड़ रुपये बना लेते हो, तो उस पैसे की कम से कम आधा वैल्यू रह जाएगी उस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती है। तो अब इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हो दोस्तों, बस हमें इसमें यही बात करनी है, इस वीडियो की सीरीज़ में यही बात करनी है, इस वीडियो के पार्ट में हमें यही बात करनी है कि इन्फ्लेशन के रेट को कैसे बीट कर सकते हैं, जिससे आपके पैसे की वैल्यू बढ़े ना कि घटे इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो जैसे कि 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, 4 से 6% जो भी महंगाई का रेट चलता है उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है हर साल। तो उस हिसाब से हमें SIP भी मतलब 15 से 20% का इजाफा इस SIP के अमाउंट में भी हर साल करना चाहिए, हर मंथ करना चाहिए, जिस हिसाब से ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन का तो मतलब जो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि आपकी वैल्यूएशन मतलब आपके जो मैच्योर अमाउंट बनेगा 15 से 20 सालों के बाद, जब भी जिस टाइम पीरियड की आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो टाइम पीरियड मैच्योर होने के बाद, तो उस टाइम आपका पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। जैसे 6% के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट आप सेम रखते हो तो उस हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी, लेकिन उस टाइम आपके पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी दोस्तों, उसके ज़्यादा ही होगी अगर 15 से 20% हर साल आप इजाफा करते हो अमाउंट में। तो चलिए अब बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स का रिटर्न होता है उसको हम CAGR से कैलकुलेशन करते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि हम एक कंपाउंडेड इंटरेस्ट का रेट भी बोल सकते हैं। कंपाउंडेड इंटरेस्ट ये दोस्तों एक मतलब ब्रह्मास्त्र है शेयर मार्केट का, ये CAGR जो भी इसकी कैलकुलेशन होती है, तो हम आपको बताएंगे कि इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, इसका क्या फॉर्मूला है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। CAGR का फॉर्मूला है दोस्तों फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट के नंबर ऑफ ईयर हैं, एंड -1। इससे आप जो है आपकी CAGR का अमाउंट निकाल सकते हो। जैसे कि आपकी फ़ाइनल वैल्यू 2 लाख रुपए है और इनिशियल वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, मतलब आपका जो
इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है, लेकिन डबल इन्वेस्टमेंट हो गई है इसका हम कैलकुलेशन CAGR से निकालेंगे। तो CAGR से कैसे निकालेंगे, आपका 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख एंड मल्टीप्लाई बाई मतलब ब्रैकेट 1 एंड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाई अपॉन नहीं डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स आपने 5 साल 10 साल 15 20 साल जो भी जितने भी सालों के लिए रिटर्न इन्वेस्टमेंट की होगी उस हिसाब से आप डिवाइड कर दोगे उन ईयर्स के हिसाब से। 1 एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स एंड -1, उस हिसाब से आपका CAGR का रिटर्न्स निकल के आ जाएगा। जो भी आपके CAGR रहा होगा 12 13 14 15% जो भी जिस हिसाब से CAGR आपका रहा होगा। तो एग्जाम्पल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की हमने बात कर ली कि हर साल आप अपनी सैलरी के हिसाब से जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी उसी हिसाब से आप अपना SIP का अमाउंट भी ग्रो करो, SIP के अमाउंट को भी बढ़ाएं, SIP जो आपकी मंथली SIP है उसको भी बढ़ाएं। तो चलिए अब अगली बात करते हैं रिस्क और टाइम हॉरिजॉन। रिस्क और टाइम हॉरिजॉन में हम बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव तो काफ़ी आते हैं, आपको पता ही है। रिसेशन वगैरह भी आ ही जाता है 3 से 4 सालों में, जैसे कोविड आ गया 2008 में, जो USA के बैंक क्राइसिस हुए थे उस हिसाब से पूरी दुनिया में मतलब क्राइसिस हो गया था। स्टॉक मार्केट सारे के सारे मतलब गिर गए थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी मतलब वैल्यू चली गई थी। तो 2020 में भी कोविड की वजह से थोड़ा बहुत रिसेशन आ जाता है। तो 5 से 10% मतलब ये थोड़ा 3 से 4 से 5% जो मार्केट में थोड़ा सा गिरावट होता है वो एक्यूरेसी है। मतलब एक्यूरेसी तो हम मान के नहीं चल सकते, लेकिन वो मतलब होना ही है। जो हाइप हो जाती है उस हाइप को अपनी वैल्यूएशन में आना ही है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होती ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स एक पेशेंस का गेम है दोस्तों, क्योंकि 15 से 20 साल जब आप पैसा होल्ड करोगे तो वो एक पेशेंस का ही गेम होता है। 5 से 10 साल में कंपाउंडिंग हर डिप को रिकवर भी कर लेगी। जैसे कोई डिप होगा, जैसे कोई 2 से 3 सालों में कोई रिसेशन, छोटा मोटा रिसेशन आता है, 5 से 10% का रिसेशन आता है, तो ऐसा होता है कि इन्वेस्टरों के काफ़ी ज़्यादा पैसे डूब जाते हैं उसमें। इसलिए हमेशा ही दोस्तों गोल के हिसाब से फ़ंड चूज़ करिए। जैसे आपका क्या गोल है, क्या मतलब आप उसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स चेक करिए, 10 से 15 सालों के रिटर्न चेक करके ही अपना म्यूचुअल फ़ंड चूज़ करें। दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड में पैसा लगाना एक डिसीजन नहीं है, एक हैबिट है। तो SIP ऐसे स्टार्ट करो जैसे अपने फ्यूचर की EMI भर रहे हो, जैसे अपने फ्यूचर की EMI भर रहे हो दोस्तों। आज छोटी SIP लगाएंगे तो कल बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो वही है दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे आप इसके बारे में आपका क्या सोचना है वीडियो में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।